Great. I have a question for you, Mr. Musavi. What do you think of the judge when you faced that the contempt of court? You told me the whole story. What do you think of the judge? Because you'd never agreed to what he was saying in the court. Is that right, sir? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इरफान हाशमी शो पाकिस्तान एडिशन। व्यूअर्स, तीन खबरें आज हम उन पर बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर जिसका ताल्लुक उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है जो बरतानिया से पाकिस्तान आए और यहाँ पर अब फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में डाल दिया गया है और इन पाकिस्तानियों में मैं भी शामिल हूँ। और दूसरी अहम खबर, कावे मुसावी ने जो ऐलान किया है, इस पर आपसे तफसील से मैं बात करूंगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले मेरी कावे मुसावी से बात हुई और हम कुछ क्लिप्स आपको सुनवाएंगे भी कावे मुसावी के, जो मैंने सवालात रखे उस हवाले से। और बड़े सादा से सवालात हैं, उसका जवाब क्या आया कावे मुसावी का, वो आपके सामने हम रखेंगे। पहले मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगा और फिर आप अंग्रेज़ी में भी सुन सकते हैं। उन दोस्तों के लिए जो हमेशा शिकायत करते हैं कि अंग्रेज़ी में था, लिहाजा इसे उर्दू में होना चाहिए था, तो आसानी की है मैंने। और तीसरी अहम खबर, पंजाब की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्यार की पींगें थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ, वो ऐसी चढ़ी कि अब उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और किस तरह मरीम नवाज़ को एलिमिनेट किया गया इस पूरे कैनवस से, उस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, और उनके लिए एडवाइजरी क्या जारी की गई है और परवाज़ों की क्या सूरत हाल है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात के साथ भी था और हमारे वो तमाम लोग दोस्त पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान में सब फंसे हुए हैं। तो ख़बर तो आपने सुन ली होगी कि कौमी एयरलाइंस PIA मैनचेस्टर के लिए इस्लामाबाद से दो तरफ़ा 4 इजाफी परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से अभी तक जो नोटिफिकेशन है, और जो अगर आप PIA की वेबसाइट पर जाएँ या फ़ोन करें तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ये नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। ये सिर्फ खबरों की हद तक है। ज़रा ये बताते हैं कि 6 और 7 अप्रैल को ऑपरेट की जाने वाली परवाज़ों पर 1400 मुसाफिर सफ़र करेंगे। इस तरह गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टियों पर आए शहरियों की वापसी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि बरतानिया में तो खैर हालात आपके सामने ही हैं। और जो 9 अप्रैल और 11 अप्रैल को दो तरफ़ा शेड्यूल परवाज़ें जो थी उन्हें बंद कर दिया गया है। व्यूअर्स, ये सिर्फ ख़बर यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, जो किराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लाख की टिकट आपको मिल रही है, यानी बाज़ार गर्म है और मुंह मांगी कीमत लोग अदा करने के लिए तैयार हैं कि वो किसी तरह बरतानिया वापस चले जाएं, क्योंकि जब आप 9 अप्रैल के बाद यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा होटल के अंदर। 11 दिन का क्वारंटीन है, कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा लोगों के लिए शायद ये मुश्किल होगा। और 1800 पाउंड यानी 1700 समथिंग पाउंड उसकी आपको फ़ीस की अदायगी भी करना पड़ेगी एडवांस के अंदर। खैर, अच्छा व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं और मुतअद्दिद लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया, और ये मेरा भी कंसर्न है कि पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। क्योंकि अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें इंडिया का, फ्रांस का, जर्मनी का, तो वहां पर जो केसेस हैं उनकी तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है। फिगर्स भी आपके सामने रख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अवेलेबल डेटा फॉर द लास्ट 7 days, फ्रांस, Germany and India have substantially higher numbers of infection per 100,000. These figures can found below. अच्छा, वो क्या फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान में यानी 1 लाख लोगों में से 13 लोग इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा यूके में 54, जर्मनी में 137, फ्रांस में 403, कीनिया में 17 हैं, इंडिया में 24 हैं, बांग्लादेश में 15 हैं। यानी पाकिस्तान को क्यों इस लिस्ट में डाला गया? ये बहुत ही सीरियस सवाल है। आपने फ्रांस को छोड़ दिया, आपने जर्मनी को छोड़ दिया, आपने इंडिया को छोड़ दिया, और अब ये सवाल किया जा रहा है कि जनाब बरतानिया की क्या स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान कहां पर है? क्योंकि आपको याद रखना होगा पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद हैं। मैनचेस्टर, न्यूकैसल, ग्लासगो, खैर वहां पर तो लॉकडाउन है, और कोई भी अगर आप वहां पे प्लेन लैंड करता है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू क्वारंटीन। लेकिन मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है। तो अब लोग यहाँ पर फंस गए, बिल्कुल मेरी तरह। अब हम वापस अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन होटल क्वारंटीन बहुत मुश्किल काम है। एक तो पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, और एक और जो चीज़ इस वक्त रिपोर्ट हो रही है कि वो एयरलाइंस ने
अगर आपने सस्ती टिकट खरीदी थी यानी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो पता चाहिए चल रहा है वो लोग जिन्होंने वापस जाना था कि उनकी टिकट कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। और अब टिकट कैंसिल होने के बाद एयरलाइंस ने क्या किया कि उन्हीं टिकट्स को महंगे दामों बेचा है और इस किस्म की जो खबरें हैं उन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है, शिकायत मौसूल हो रही हैं। एक कंफर्म टिकट को कैंसिल करना ये कम से कम मेरी समझ से बालातर है। और वो लोग जो इस वक्त इस तरफ से गुजर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है एक टिकट खरीद कर पाकिस्तान आना और फिर यहाँ पर वापस होटल क्वारंटीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 1750 पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है व्यूअर्स, जो लोगों को अदा करने पड़ेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं भी राब्ते में था, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत जल्द हो जाएगा और कर दिया जाएगा। तो उस वक्त इन चीज़ों को हाईलाइट होना चाहिए था कि केसेस इतने कम हैं, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ किया जाता, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करता कि जनाब आप हमें क्यों रेड लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होंगी। अब अगर चार्टर्ड फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी बरतानिया से या पाकिस्तान की तरफ से, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन आपको बताऊं कि सिर्फ 1400 पाकिस्तानी जो इन 4 फ्लाइटों में जाएंगे काफ़ी नहीं है। हालात बहुत ख़राब हैं और लोग वापस जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वापस जाएं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अगर आपकी रेजिडेंसी नहीं है, आप ब्रिटिश नेशनल नहीं हैं, तो आपको कितना अर्सा पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है आपके पास, और कब ये रेड लिस्ट से निकाला जाएगा। तो ये बहुत ही इस वक्त व्यूअर्स मुश्किल हो गया है इस पूरे सिलसिले में से निकलने के हवाले से। व्यूअर्स, आज की जो दूसरी अहम खबर है, और ये मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ कि कावे मुसावी साहब का इंटरव्यू आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। ये इंटरव्यू आज नहीं किया गया, यानी आज तारीख़ है 3 अप्रैल। ये इंटरव्यू 2 अप्रैल को किया गया और लंदन के कुछ सहाफ़ी, मैं भी आपके सामने कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी चलाऊँ और आपको माइक्स नज़र आएंगे, वो गए कावे मुसावी से, उन्होंने इंटरव्यू किया। क्योंकि कल जब शेख अजमत सईद, रिटायर्ड जस्टिस शेख अजमत सईद की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि जाकर कावे मुसावी का इंटरव्यू लिया जाए और किसी तरह इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो ख़बर तो खैर कंट्रोवर्शियल बनाने में हमारा मीडिया का हमेशा से हाथ रहा है और इसे कंट्रोवर्शियल बनाया गया। आपको याद होगा कि जो सवालात पूछे गए, कावे मुसावी ने उन्हीं का जवाब दिया। मैंने भी कुछ ही देर पहले बात की कावे मुसावी से और मैंने कुछ समझने के लिए कहा कि वो सहाफ़ी जिन्होंने आपको पहले कहा कि जनाब आपको तो सज़ा हो चुकी है, क्यों सज़ा हुई थी आपको, बाकायदा रिपीटेडली वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कुछ सहाफ़ी पूछ रहे हैं, कावे मुसावी से कहा जा रहा है कि जनाब आपको तो सज़ा हुई थी, क्यों हुई थी सज़ा, किस केस में हुई थी, किसके कहने पे हुई थी, क्या जज ने कहा था, यानी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कावे मुसावी को। तो ये चीज़ें पहले भी मौजूद थी और अब शेख अजमत सईद, जस्टिस अजमत सईद ने कावे मुसावी के बारे में जो लिखा इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, जो कावे मुसावी को पसंद नहीं आया। मैंने कुछ सवालात किए, मतन आपके सामने रख देता हूँ। अंग्रेज़ी में कावे मुसावी ने क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। कावे मुसावी से मैंने पूछा कि जिस जज ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की जो सज़ा सुनाई, और इस पर कावे मुसावी का कहना था कि मैंने कहा कि आप कैसा समझते हैं उस जज के बारे में, क्या राय है आपकी। तो हमेशा की तरह कावे मुसावी ने कहा कि ही इज़ अ फूल, और वो रेसिस्ट था, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। यानी फैसला आपके खिलाफ आया तो आपने तोपों का रुख उस जज की तरफ कर दिया। दूसरी तरफ जज एंथनी एवंस ने आपके हक में फैसला सुनाया, तो आप कसीदे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा जज है जी, इस जैसा जज नहीं है, द मोस्ट ऑनरेबल जज। लेकिन एक जज जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपके खिलाफ या आपके बारे में, खिलाफ नहीं कहूँगा, जो आपके बारे में कहा गया उसने भी उसी को अपनी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा कि सज़ा हो चुकी है और इस पर आप बुरा मान गए। मैंने कावे मुसावी से ये भी कहा, और आप सुन भी सकते हैं, कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आपने पढ़े। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का एक दायराकार हुकूमत की तरफ से इस कमीशन को दिया गया कि आपने ये सवालात हैं उनके जवाब तलाश करने हैं। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवाई। अब मेरे भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं इस रिपोर्ट को लेकर। कावे मुसावी साहब के तो कंसर्न्स ये होंगे ना कि उन्हें बुलाया नहीं, क्यों नहीं गया, और हुकूमत मेरे साथ राब्ते में थी और उन्हें इमरान खान को भी बुरा कह दिया, उस जज को भी कहा, धमकी दी और कहा कि माफ़ी मांगे वगैरह वगैरह। खैर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सवालात कावे मुसावी से किए गए
उनके जवाबात दूसरी तरफ से आ रहे थे। मुझे भी रिजर्वेशंस है व्यूअर्स इस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का किरदार क्या रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार क्या रहा। आपने ब्यूरोक्रेसी को तो ठीक है, जो भी आपने लिखा बिल्कुल सही है, आपकी फाइंडिंग्स हैं। आपने स्विस बैंक्स अकाउंट्स के हवाले से जो केस है उसके बारे में भी लिखा, किसकी क्या गलती थी, चिट्ठियाँ लिखी नहीं जाती थी, नोटिंग नहीं हो सकी, जो इंटरनल फाइल्स थी, जो सिस्टम था एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाने में वो बहुत स्लो था, वो रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया। ये सब बातें बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्यों नहीं बताया गया कि नून लीग के दौर में वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम को स्लो किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, क्यों अदायगियां नहीं की गई, क्यों टरखाया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्या किरदार रहा इस पूरे प्रोसेस में। ये शख्सियात का मसला नहीं है व्यूअर्स, ये किसी न किसी के कहने पर तो हो रहा था उस वक्त। और ये कैसे मुमकिन है कि हाई कमीशन को ना पता हो, नून लीग की हुकूमत को ना पता, और ये रिकॉर्ड पर चीज़ मौजूद है कि हम इसका केस का फ़ैसला करेंगे या इस केस को लड़ेंगे। और ये भी कैसे मुमकिन है कि वो हुकूमतें जो बरसर इक़्तिदार हों, उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी लगे और उन्हीं से जब पैसा मांगा जाए तो वो किस मुंह से पैसा देंगी। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। तो मेरी भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इस रिपोर्ट के हवाले से कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, रिपोर्ट के हवाले से नहीं, याद रखिएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का दायराकार वसी होना चाहिए था, और इसमें मज़ीद सवालात ऐड किए जाते कि कावे मुसावी से रब्ता किसने किया, कावे मुसावी को एंगेज किसने किया, और कावे मुसावी कौन है, इसके बारे में भी एक अलग से चैप्टर होना चाहिए था। नून लीग का क्या किरदार रहा, माजी की हुकूमतों का क्या किरदार रहा, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, ये सवालात भी अगर इसमें ऐड कर दिए जाते तो बहुत अच्छा होता और इस रिपोर्ट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी 25% काम हुआ है, 75% फिक्सेशन बहुत ज़रूरी है, और वो इस वजह से नहीं हो सकी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का दायराकार बड़ा नहीं है। मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ जो कावे मुसावी से हमारी बात हुई, वो सुन ले, और उसके बाद हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। और आपको ये भी व्यूअर्स बता दूँ कि ये जो ऐलान किया गया है कावे मुसावी की तरफ से कि जस्टिस अजमेर सईद साहब माफ़ी मांगे, इस पर मैंने उनसे पूछा कि माफ़ी कैसे मांगी जाएगी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और रियासत हुकूमत पाकिस्तान ने इस कमीशन को बनाया था, तो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी जाए। पहले आप भी सुन लें तो हम अगली खबर की तरफ। Great. I have a question for you, Mr. Moussavi. What do you think of the judge when you faced that the contempt of court? You told me the whole story. What do you think of the judge? Because you'd never agreed to what he was saying in the court. Is that right, sir? And you didn't think that he was doing his part as a judge in the right way, and you didn't like him. Is that true, sir? Well, I think if you're going to summarize it, could you summarize it accurately? In an ex parte decision where I wasn't even there, he didn't hear me. So what do you think of him as a judge? I am saying is the judge who gave a decision against you. What do you think about him as a judge? What do I think of him as a judge? Well, what do you think? He resigned in inverted commas, in the inimitable ways of the British establishment. That's the way he resigned. He began his judgment. A judgment by definition, even this fool who we're talking about here knows a judgment by definition comes when both sides have been heard. He issued a judgment on the hearing of one side, and he admits it's an ex parte hearing. He begins his judgment, Mr. Moussavi is an Iranian purportedly carrying a British passport. Do I need to say any more to the people of Pakistan that this was a racist? Yes. This was a racist. I am with you. I am with you. What you're saying, that he was racist. The judge never liked you, and he was racist. This is what he said. So he was against you. That's why he has actually given you this contempt of the court thing. All right. So what do you think of Judge Anthony Evans? He's a highly respected. That's what you're saying. Judge Anthony Evans was the president of the Court of Appeal. What do you think? Okay, that's fine. So, and one judge who gave a decision against you, he is a fool. The judge who gave a decision in your favor, he is the president, and he's actually a very good judge according to you. And this guy
who's actually saying he's sitting in Pakistan, one of the judges of the judiciary of the country of the Pakistan, and you think he's a fool as well because he's just saying, writing, he's just referring to the what was said by the first judge against you. Do you think that Listen, the judges, listen. we cannot, no, no, I'm just asking, this is the question people really want to know. It's not from me. That if the decision comes against us or somebody is referring to something, we all think the same because we believe that the judge at the end of the day who is not actually giving a decision in our favor is a fool. On the contrary, no. This question is really is not a serious question. I don't condemn a judge who goes and gives a decision against me, but I condemn a judge who doesn't even ask me a question first, who doesn't even want to hear my evidence, when he's made his mind up. This man I was assured by the government of Pakistan that I would be asked to testify. He's taken no testimony from me. He's taken no testimony from Dr. Aisha Siddiqa. And he pretends that this is a judicial inquiry. It's nothing of the sort. An inquiry means an inquiry. You have to inquire. You have to ask questions. अच्छा व्यूअर्स, आखिरी खबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सियासी मंजरनामा कभी तेज़ होता है, कभी स्लो हो जाता है। बड़ी चालाकी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एंटर होने की कोशिश की और वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री सियासत आगे बढ़े, इसलिए वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम के लिए कहीं पे भी किसी लेवल पे भी कुछ नहीं हो रहा और इन लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत को इस तरह इंगेज किया हुआ है कि परफॉर्मेंस को ना हम गेज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस अगर है भी तो वो बाकायदा रिपोर्ट नहीं हो रही और इसमें किरदार जो है इन तमाम माफियाज़ का है जो मिलकर इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चालाकी दिखा रही है और इस चालाकी के तहत इन्होंने पंजाब में एंटर हुए और इस वक्त वो जो जादू जिसके सहर में जकड़े हुए थी शीन यानी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसलिए कहा था हमजा को कि खामोश रहो, मसलहत पे यकीन रखो। आज मुलाकात हुई और कहने वालों ने, बताने वालों ने बताया कि आज भी शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है उसमें नरम गोशा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ को खामोश करवाने के लिए ऑब्वियसली जो कार्ड खेला गया वो बीमारी का कार्ड था ताकि खामोश रहें और फिर कहा यह जा रहा है कि उन्हें शायद एक एग्जिट दे दिया जाएगा। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। हमारी इतलात के मुताबिक आइंदा दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ थ्रू हमजा शहबाज जो गठजोड़ है वो बहुत तेज़ी इख्तियार कर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में तब्दीली नहीं आएगी और हुकूमत को घर भेजने की जो ये कोशिश की जा रही है इस पर भी कुछ नहीं होगा। व्यूअर्स, इस हवाले से अपनी जो आ रहा है वो हमें ज़रूर बताइएगा और जो ख़बर है वो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर भी करते रहेंगे क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ और कुछ दिन अभी मैं यहाँ पे मज़ीद रहूँगा। तो आपके साथ हमारा सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा आखिरी शो यानी प्रोग्राम आखिरी शो कल इंशाल्लाह यानी संडे की जो रिकॉर्डिंग है वो मंडे को अवेलेबल होगी, वो आप देख सकते हैं। और आपकी बहुत सारी सजेशंस मुझे मिलती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो सोलो जो रेगुलर हमारे जो प्रोग्राम है उन्हें हम बाकायदगी से करें। सिर्फ पाकिस्तान में मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से ये काम नहीं कर सका और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ भी करें सेहत के लिए और हमारे जितने लोग हैं जो बीमार हैं उनकी सेहत भी अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता करे और उनकी मुश्किलात को आसान करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।